नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है प्राइम न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। राष्ट्र पूज्य सर्वस्व राष्ट्र है, तन मन राष्ट्र रमाता है। राष्ट्रहित नित करे जो सेवा, गीत राष्ट्र के गाता है। यह कविता बहुतों को पसंद नहीं आएगी, खासकर उन लोगों को जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते। इन दिनों पीएम मोदी के लिखे एक लेख को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी ने यह लेख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन के मौके पर लिखा। इस बीच कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के लिखे लेख को लेकर दावा किया कि प्रधानमंत्री आरएसएस नेतृत्व को खुश करने के लिए बेताब हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व को खुश करने की अपनी बेताब कोशिश में मोहन भागवत पर एक अतिशयोक्तिपूर्ण विशेष संदेश लिखा है। कांग्रेस नेता ने तंज कसा कि बेशक प्रधानमंत्री से सत्याग्रह की उत्पत्ति को याद रखने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा हो जाता, क्योंकि सत्य शब्द ही उनके लिए अपरिचित है। जयराम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जो स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, अपने प्रवचनों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो वो स्वयं गॉड से हों। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी वाकई आरएसएस के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है? क्या बिहार चुनाव आरएसएस की मदद के बगैर बीजेपी के लिए लड़ना मुश्किल होगा? इन तमाम सवालों के जवाब अगले घंटे लगातार तलाशने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले लेख पर कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया, फिर आज की डिबेट। अब मोहन भागवत जी को भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए जन्मदिन पे अपने। मोदी जी को लिखित में एक्सटेंशन दे दें, बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं, रात की नींद हराम हो रखी है मोदी जी की। जो उन्होंने अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया, अब 75 के वो खुद होने वाले हैं 17 तारीख को। अब परेशान तो हैं और उनको लगता है कि उनकी परेशानी सिर्फ मोहन भागवत दूर कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, उनकी परेशानी अब मोहन भागवत जी भी दूर नहीं कर सकते। अब देश उनसे परेशान है। आरएसएस संगठन मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने अगर अपने आरएसएस प्रमुख भागवत जी को बधाई दी, शुभकामनाएं, बधाई। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अमेरिका में अलकायदा का हमला हुआ, उसका उल्लेख तो किया 11 सितंबर को उनके जन्मदिन पर, परंतु 11 सितंबर 1906 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, इसका उल्लेख उस लेख में नहीं किया प्रधानमंत्री। पर छोड़िए, वो तो एक संगठन है आरएसएस, वो अपना तय करें उन्हें 75 साल पे रिटायर होना है या नहीं होना है। यही मोहन भागवत जी ने भी 3-4 महीने पहले कहा था, जब 75 साल की आयु पूरी हो जाए थोड़ा बाजू हो जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, यही 75 साल पूरे होने पे तो अडवाणी जी को बाजू कर दिया गया, जो आपके गुरु थे, जिन्होंने आपको बचाया था। आपने मुरली मनोहर जोशी जी को साइडलाइन कर दिया, बाजू कर दिया, कलराज मिश्रा को कर दिया, तमाम नेताओं को कर दिया। अब अगले महीने आपका भी 75 वर्ष पूरा होने जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को सक्रिय राजनीति से हटाया गया, आप भी उस परंपरा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारा देश देख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस लेख को लेकर बवाल मचाया, आइए इसके टॉप 10 पॉइंट्स आपको बता देते हैं। आखिर लेख में पीएम मोदी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा रिश्ता है। भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। 2009 में वे सरसंघ चालक बने, आज वे अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। सरसंघ चालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है, मोहन भागवत का युवाओं से सहज जुड़ाव है। कोरोना काल में मोहन भागवत के प्रयास विशेष रूप से याद आते हैं। विजन और ठोस एक्शन के गुणों से परिपूर्ण है मोहन भागवत। मोहन भागवत के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता यह है कि वो मृदुभाषी हैं। वो आगे लिखते हैं, बीते दिनों देश में जितने सफल जन आंदोलन हुए, मोहन भागवत ने पूरे संघ परिवार को इनमें ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। यह भारत विश्व भर में लाखों स्वयं सेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। चलिए, अब एक बड़े पैनल के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। 1 घंटे लगातार अब हम उस पैनल से डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस के साथ रिश्ता सुधारना बीजेपी की मजबूरी है और इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि अनुसांगिक संगठन है बीजेपी आरएसएस का, तो ये थोड़ा बहुत खट्टा मीठा रिश्ता बना रहता है। स्वागत कीजिए अनिल गोयल का, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनिल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी भी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यश भारती जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के।
यश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अशोक सिन्हा जी हैं, संघ समर्थक हैं, वरिष्ठ हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे जो पहला सवाल मैं संदीप त्रिपाठी जी से करना चाहता था, लेकिन वो है नहीं। यश भारती, मुझे एक बात बताइए, अगर बीजेपी और कांग्रेस के रिश्ते में खटास है, पीएम मोहन भागवत जी को खुश करना चाहते हैं, बिहार में चुनाव है, तो उनका यह आंतरिक मामला है, कांग्रेस और बाकी राजनीतिक पार्टियां इसमें दखल क्यों दे रही हैं? यश भारती जी। में बहुत ज्यादा आंतरिक मामला है। इतना आंतरिक है कि आरएसएस ढोंग करता है कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं जी। जैसे एक अवैध संतान होती है जिसको कोई बाप नाम देना नहीं चाहता, अवैध रिश्ते होते हैं, उस तरीके का रिश्ता भाजपा और आरएसएस का है। कि बीजेपी तो कहती है कि हमारे माई बाप जो है वो आरएसएस है, लेकिन आरएसएस इस बात को स्वीकार करने से डरती है, कहने से बचती है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को सहारा देते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं। ये आंतरिक संबंध सब दिखते हैं। मोदी जी ने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने आरएसएस के लिए काम किया और सीधे महासचिव जैसा महत्वपूर्ण पद लेकर के आ गए। और आरएसएस सीधे तौर पे महासचिव जैसा महत्वपूर्ण पद पे भेजा जाता है जो अध्यक्ष से ज्यादा मजबूत होता है जी। यानी आरएसएस का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण होता है। रूपरेखा जो तय करनी रहती है वो तय करता है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या काम करेगा, ये तय आरएसएस करती है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा अमित भाई, आंतरिक मामला है उनका, लेकिन जो सार्वजनिक नहीं किया जाता उस पर बोलने का अधिकार हमारा है। ये जो झूठ परोसा जाता है, जो झूठ दिखाया जाता है, उस पर अधिकार हमारा है कि ये झूठों की जो सरकार है, जैसे गोविंदाचार्य ने कहा था जो आरएसएस से आते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी मुखौटा हैं, असल सरकार जो है वो आरएसएस की है। ये मैंने तो नहीं कहा, ऐसे भाजपा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो भी बहुत कुछ कहते हैं। तो इनके लोग इन्हीं के बारे में जो बातें कहते हैं, जो समय समय पे बताता है कि आरएसएस का ही पूरी तरीके से नियंत्रण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और अघोषित रूप से तो यहां तक कहा जाता है कि कुछ डिपार्टमेंट तक फाइनल किए हुए हैं कि वहां से जितना 2 नंबर और भ्रष्टाचार का पैसा होगा वो पैसा सीधे आरएसएस के हिस्से में जाएगा। ठीक है अनिल गोयल जी, इससे पहले कि मैं अशोक जी के पास जाऊं, क्या सच में बीजेपी के बिना आरएसएस के बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीत सकती? लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला, तो वहां से ये खबरें निकल कर आई कि भाई आरएसएस कहीं ना कहीं बीजेपी से नाखुश था। फिर जेपी नड्डा का बयान आता है कि जब बीजेपी सक्षम हो जाएगी तो उसको आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच के मतभेद को दिखाते रहे हैं। अनिल जी। अमित जी, मैं आरएसएस बीजेपी के बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन मेरे यश भारती के 2-3 शब्दों पर मुझे गहन आपत्ति जी। इन्होंने एक अवैध रिश्ते वाली बात की, ये बिल्कुल 100% गलत बयानबाजी है। कोई अवैध रिश्ता नहीं है। आरएसएस हमारा मात्र संगठन है, हम स्पष्टली ओपनली कहते हैं। और आपको मैं एक बात और ध्यान दिला देना चाहता हूं कि जब इससे पहले, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है गोयल साहब, बुलंद आ रही है, प्लीज गो अहेड, बोलिए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससे पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी, स्पष्ट कहा गया था कि आप आरएसएस की सदस्यता रखो या पार्टी सदस्यता रखो। हमने किसी भी कीमत पर आरएसएस से अपने को अलग करने का नहीं करा। हम आरएसएस के साथ हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और आरएसएस के साथ नहीं, आरएसएस हमारी हमारी मात्र संस्था। तो एक बात बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात, हम स्पष्ट कह रहे हैं इसमें अवैध कोई नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि आरएसएस कहते हैं कि हमारा राजनीतिक से कोई मतलब नहीं। निश्चित तौर पर आरएसएस वो संस्था, वो सामाजिक संस्था है, वो सामाजिक कार्य करती है, राष्ट्रहित में कार्य करती है, इसलिए उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। उसके अंदर किसी को भी, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी वहां पर स्वयंसेवक बन सकता है, उसके अंदर कार्य कर सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस का
मुख्य देश की सेवा करना, कोई भी विपत्ति आते उस विपत्ति पर संगठन देश के साथ खड़े होना। जैसे ध्यान होगा जब भारत चीन के युद्ध में आवश्यकता पड़ी थी तो उसके अंदर इंदिरा गांधी जी ने जब याद करा था तो आरएसएस काम आया। गांधी जवाहरलाल नेहरू ने काम याद करा था तो आरएसएस काम आया था। आरएसएस बीजेपी के लिए, आरएसएस देश के लिए काम करता है। आरएसएस ये कि हम बीजेपी के लिए काम करते हैं गलत है, वो देश के लिए काम करता है, देश हित के लिए काम करता है। तो दोनों चीजों को बड़ा स्पष्ट बात लगता है। दूसरा, इन्होंने एक बात की, नंबर 2 का पैसा का हिस्सा आरएसएस में जाता है। इनको ये कहने से पहले या तो आरोप लगाने से पहले सिद्ध करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और इस पर इन्हें मुकदमा दर्ज करना चाहिए। नहीं तो ऐसी जो देशभक्त पार्टी, देशभक्त संस्था है उस पर इस किस्म का आरोप लगाना निश्चित तौर पर देशभक्ति पर आरोप लगाना। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो कि एक बहुत कोई किसी विभाग के पैसे, नंबर 2 के पैसे आरएसएस में जाते हैं, वो 100% गलत है। हम इसका खंडन करते हैं। तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट है। और जहां तक आरएसएस और बीजेपी का सवाल, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, वो अपने रूप में स्वतंत्र काम कर रही है। आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, आरएस सामाजिक संस्था के ऊपर अपने स्तर पर काम कर रही है। स्वयंसेवक को, जो हमारा स्वयंसेवक है, उसको जिस भी राजनीतिक दल में इच्छा है वो उस राजनीतिक दल का समर्थन करे, विरोध करे, वो स्वयंसेवक की अपनी है। आरएसएस की तरफ से ये नहीं है कि आपने बीजेपी का समर्थन करना है या बीजेपी विरोध करना है या कांग्रेस का विरोध करना है, आम आदमी का विरोध करना है। आरएसएस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो स्वयंसेवक है वो स्वयंसेवक पूरी तरीके से स्वतंत्र है और वो कहीं भी कुछ भी काम करे, किसी भी राजनीतिक दल के साथ काम करे। इसलिए ये कहना गलत है कि आरएसएस बीजेपी एक है। हम इसमें मतलब कहीं भी संकोच नहीं है। मैं अशोक सिन्हा जी के पास जा रहा हूं। ठीक है गोयल साहब, ठीक है, मैं अशोक सिन्हा जी के पास। अशोक जी, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के बारे में बड़ी बातें कही और संघ के लिए विशेष जो योगदान देश के लिए था उस पर चर्चा की गई। उस वक्त भी कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को यह बात नागवार गुजरी कि भाई आप लाल किले के प्राचीर से आप संघ के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, संघ की तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये तमाम बातें तब भी कही गई। और अब देखिए, लेख लिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो सबसे पहले जयराम रमेश कह रहे हैं कि पीएम की बेताबी और उनकी बेबसी दिखाई दे रही है, वो प्लीज करने की कोशिश आरएसएस को कर रहे हैं। अशोक जी, देखिए, मैं इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि यश जी ने क्या आरोप लगाए। संघ के स्थापना के समय से ही उसके ऊपर आरोप लगे हैं और संघ ने किसी का जवाब नहीं दिया है। वो कार्यकर्ता है, अपना मातृभूमि की सेवा करनी है। माँ की सेवा के लिए न तो कुछ कहने की आवश्यकता है, न स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। और गोयल जी के बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह एक ऐसा संगठन है जो राजनीति के क्षेत्र में कार्य करता है और संघ उसका एक मातृ संगठन, जैसा गोयल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि उसी समय मांगा गया था कि कार्यकर्ता दें, तो कार्यकर्ता हमने उनको दिया था, संघ की ओर से दिए गए थे। सपा भी चाहे तो उसको भी हम कार्यकर्ता देने को तैयार है। वो चाहते नहीं, वो हमको अछूत मानते हैं, मगर हम पूरे देश को अपना मानते हैं। हमारे लिए यश जी भी अपने हैं, गोयल जी भी अपने हैं, तो सभी पार्टियां हमारी हैं, क्योंकि हमें समाज में संगठन नहीं करना है, समाज का संगठन करना है। तो जब संपूर्ण समाज को सशक्त बनाने के लिए, उनके अंदर व्यक्ति निर्माण और अच्छे गुणों को उत्पन्न करने के लिए शाखा लगाते हैं जी। तो सबका आह्वान करते हैं कि उसमें हिंदू मुसलमान सभी आए, किसी को भी रोक नहीं है संघ की शाखा पर आने की, मगर वो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से ना आए। ये बात हम कहते हैं। हम दो ही प्रकार के लोगों को जानते हैं, एक जो संघ में आ रहे हैं और एक जो संघ में आने वाले। हम तीसरा कोई वर्ग ही नहीं बनाते समाज में। हम ये मानते हैं कि ये भी भटके हुए लोग हैं, विचारों में या स्वार्थ के कारण से, अपने पार्टी की नीतियों के कारण से भले ही संघ पे आरोप लगाते हों, मगर हम इसका उत्तर इसलिए नहीं देते कि हम ये मानते हैं कि ये कल के दिन शाखा पे आने वाले लोग हैं, ये आएंगे हमारे पास और हमारे साथ ही कंधा से कंधा मिला के देश का निर्माण करेंगे, देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाएंगे। तो ये जो विषय है वह इसलिए है कि संघ जो है वह सबका भला चाहता है और सबके साथ
एकत्र होकर के, संगठित होकर के देश की सेवा करना चाहता है। तो इसलिए कुछ भी कहें यश जी, आरोप लगा सकते हैं, वो लगाते रहे, हमें कोई उसकी आपत्ति नहीं। ठीक है, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप भाई, मुझे ये बताइए, ये तो बीजेपी और आरएसएस का इंटरनल मैटर है कि कौन किसको प्लीज कर रहा है, कौन किसको खुश करने के लिए बेताब है, रिश्ते अच्छे हैं, रिश्ते खराब है, बिहार में चुनाव है इसलिए बीजेपी अपना मस्तक है आरएसएस के सामने, इस तरह के नैरेटिव खूब चल रहे हैं मीडिया में। लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जो बातें बोली हैं वो तो मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, या आपको लगता है कि ये ठीक था कहना? संदीप त्रिपाठी। अमित भाई, पहली बात तो अशोक जी से मेरे 2 सवाल जी पूछे। वो क्या, तो फिर मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत जरूरी सवाल है, आपके दर्शकों को और देश के लोगों को जानना चाहिए। जी अशोक जी, एक समय आप आरक्षण का विरोध करते थे और जमकर करते थे, क्या उस स्टैंड पर आज भी आप कायम हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत का आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, और आपका बेस जब आपका संगठन बना था तो उसका उद्देश्य था हिंदुओं को इकट्ठा करना, जो हेडगेवार जी कहते थे। आप इन दोनों सिद्धांतों पर आज भी आप अडिग हैं या आप उससे इतर जा चुके हैं? और तीसरा सवाल यह है कि अशोक जी, आप भारत की संस्कृति के 6 दर्शन है, चाहे वो सनातन का दर्शन कह लीजिए या भारत की संस्कृति के 6 दर्शन, आप उन 6 दर्शनों में से कौन सा आपका संगठन दर्शन को मानता है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, चरवाद, जो भी आप कह लीजिए, उसमें से कौन से या सबको मानते हैं आप? जवाब दीजिए अशोक जी, जवाब दीजिए अशोक जी। संदीप जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सभी दर्शनों, 6 नहीं 9 दर्शनों को मानता है। 6 वैदिक दर्शन है और 3 अवैदिक दर्शन है, उनका भी अध्ययन करता है, उनका भी सम्मान करता है। समाज में जो भी साथ में है हमारे, जो आएगा वो सब हमारे हैं। इसमें 3 दर्शन का ये जिक्र नहीं किया उन्होंने, जो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन, वह भी तीनों मिलाकर कुल 9 दर्शन होते हैं। तो इसलिए 6 दर्शन ही पर ये बातचीत कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि 9 दर्शन हमारे देश के, जो दर्शन हमारे देश में उत्पन्न हुआ है वो हमारे देशवासियों का, और उस देशवासियों के बीच में हम काम करते हैं, इसलिए 9 दर्शन हमारे। नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा आरक्षण पर संघ के क्या विचार जी। शुरू से ही संघ ने आरक्षण का इसलिए समर्थन किया है कि जो समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हैं, उन्हें आवश्यकता है सहयोग की, उनको बढ़ाना होगा। कोई माँ का 4 बेटे में से एक कमजोर निकल जाए तो उसको अधिक, थोड़ा सा एक रोटी में ज्यादा घी लगा के देना पड़ता है। तो संघ का ये मानना शुरू में भी था, आज भी है, कि जब तक आरक्षण की आवश्यकता समाज में बनी हुई है, समाज में वह आरक्षण बना रहेगा। जब आरक्षण नहीं चाहिए तो जिनको आरक्षण मिल रहा है वह स्वतः कह सकते हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, तो वह आरक्षण की व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए आरक्षण का समर्थक है संघ। इसमें संदीप जी कोई बहुत खुश मत हो, बड़ा हंस रहे थे, मैं देख रहा था, मगर वो देखिए, सुनिए खोखली सी जी, बड़ी खोखली सी हंसी उनकी हमको मालूम पड़ी कि वो अज्ञानता की हंसी हो सकती है, मगर स्पष्ट मत है संघ का। तीसरा सवाल आपने जो कहा, संदीप जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस के इंटरनल मैटर में क्यों बोल रही है, वो सवाल भी मेरा था जो आपने नहीं बताया। ये संघ वाले सर 2 चेहरे लेके घूमते हैं। 2 चेहरा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी एक्सपोज हो गया। जब मंडल कमीशन आया तो पूरे भारत में इन्होंने और भाजपा और आरएसएस दोनों ने मिलकर कमंडल की यात्रा निकाली और पूरे भारत में विरोध किया, और आज देखे कैसे पलटी खा गए। कह रहे हैं कि ये इनको जरूरत है। भाई जरूरत तब भी थी, तभी आया था। आप लोग पलटू राम हैं। और एक बयान याद दिला देता हूं इनके मुखिया, कथित मुखिया का, जो अपने आप को क्या बोलते हैं, क्या जो कुछ होता हो अगलम बगलम तिगलम, बहरहाल मैं जानता नहीं हूँ, देशद्रोही संगठन है सर। बात यह है कि वो कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार मजदूर सभा बनाई तो उनको मजदूरों का संगठन बनाया तो उनको इस चीज का अनुभव नहीं था। तो एक लेफ्टिस्ट वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति जहां उनकी शाखा लगती थी, ये मोहन भागवत जी की बयान है, कोट एंड कोट, वो कहते हैं कि वो रहते थे और हम उनसे मदद के लिए गए कि कैसे संगठन चलाया जाता है।
तो उन्होंने कहा कि हमको उस समय संगठन बनाना था और कैसे चलाना है ये सीखना था, तब हमने उनके अनुसार संगठन बनाया और सीखा। हमने कहा कि जो हमारी विचारधारा है, हमारी जो सोच है, जब हम संगठन बना लेंगे तब हम उसको थोप देंगे। ये दोहरे और दोगले चरित्र के लोग हैं सर। सच्चाई है कि ये देशद्रोही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? और देश निर्माण की बात करेंगे सर, भारत के 90% दंगों में इनकी भूमिका होती है। ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं सर। एक बात और मत समझिए, ये मैंने देशद्रोही क्यों कहा? आरएसएस जरा ये बताए, 2 सवाल किया, दोनों पर पलटी मार गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। आरएसएस जरा ये एक चीज बताए। हाँ, एक आपने जयराम रमेश जी की बात की, उसको थोड़ा सा कह देता हूँ। एक सर हमारे यहाँ कहावत है, देसी कहावत है कि ना कहा तू हमार न कब हम तुहार। मतलब ना आप कहिए हमारा, ना हम कहेंगे तुम्हारा। मतलब 75 साल फार्मूला में पंडित जी को निपटा दिए, मुरली मनोहर जोशी जी निपट गए, केसरीनाथ त्रिपाठी जी निपट गए, कलराज मिश्रा जी निपट गए। पंडित जी को निपटाना था तो 75 साल फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू होगा। अब पंडित जी उत्तर प्रदेश से निपट गए, अब आएंगे जैन धर्मावलंबी चंपत बंसल को चंपत राय बनाकर आप हमारे राम मंदिर का ट्रस्ट का मुखिया बनाकर मजे करवाइएगा और हम उसको स्वीकार करेंगे। ना जी, ना चल पाएगा। ये आपका खोखला सनातनी होना। जवाब ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देशद्रोही सर, जवाब ले देशद्रोही सर। अब सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, देशद्रोही। पंचजन्य के कभी संपादक रहे, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहे, वेद प्रकाश वैदिक। हाफिज सईद का इंटरव्यू लेके आते हैं सर, कैसे संबंध रहे होंगे आप सोचिए कि जिसको हमारी एजेंसियां नहीं ढूंढ पाती, जिसको हमारा रन नहीं ढूंढ पाता, ये आरएसएस वाले ढूंढ लेते हैं और उसका इंटरव्यू लेके आते हैं। गजब, क्या रिश्ता है। वो कहेगा कि मुस्लिम से डरो, कहां हाफिज सईद और चरमपंथी संगठन पाकिस्तान में, और यहाँ का चरमपंथी संगठन कहेगा, वो कहेंगे हिंदुओं से डरो और ये कहेंगे मुस्लिमों से डरो। दोनों डरा कर राजनीति करना चाहते। भाई आपने लिख कर दे दिया, जब आप पर प्रतिबंध लगा हमारा राजनीति से मतलब नहीं है, तो आप बेटा बन गए और बाप बन गए, बाप बन गए उनको बेटा बना लिया। गजब की बात करते हो। आपने उस समय लिख कर दिए ना कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हम देश की चेतना के लिए काम करेंगे, राजनीति से हमारा मतलब नहीं रहेगा। तो अब आज बेटा क्यों पैदा कर दिया? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। अशोक जी बहुत ज्यादा तीखा जवाब दिया है संदीप त्रिपाठी जी ने। मैं चाहता हूं आप क्लेरिफाई करिए प्रोग्राम में इसको। ये कह रहे हैं तो एक बात बता दें कि हम राजनीति में भाग नहीं लेते, हमारे संविधान में लिखा हुआ है राष्ट्रनीति। यश भारती में आ रहा हूं नहीं तो अशोक जी से मैं भी सवाल जोड़ लूं। राजनीति की ये जवाब ले ले यश जवाब ले ले फिर मैं जी। तो वह निश्चित रूप से हम उसमें भाग लेते हैं और राष्ट्रनीति के लिए हम यह तत्पर रहते हैं कि राष्ट्र का विकास होना चाहिए। नंबर 1। जहां तक कई चेहरे की बात है तो मैं बता दूं कि चेहरा हमारा एक ही है और वह सन 1925 से लेकर के, और सुन लीजिए, अगर आप थोड़ा हैं तो थोड़ा आपकी बात 5 स्टार कार्यालय दिल्ली में 3 खड़े कर दिए। इसी 10 साल में पैसा कहाँ से आया? पूरे देश में जो कार्यालय बना दिया आपने, सुल्तानपुर, अमेठी, जो है बनारस, पूरे प्रदेश से लेके पूरे देश में, ये किसका माल है भाई? ये अमेरिका से पैसा आया था। ये कहां से पैसा आता है? अगर आप राष्ट्र को मानते हो तो राष्ट्र के संविधान को मानते हो तो आप तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? आरएसएस ने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया देश के संवैधानिक प्रक्रिया में? मत होइए संदीप जी, पढ़े लिखे लोगों की तरह काम कीजिए, बात करिए, व्यवहार करिए। तरीके से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमने आपको गाली दी क्या? मोदी जी की तरह गाली थोड़ी दी है। सोनिया गांधी को कहा कांग्रेस। सुन लीजिए, उत्तर तो सुनिए। संदीप त्रिपाठी सुन लीजिए। संदीप आपके वक्त को बोल नहीं रहे थे, थोड़ा सुन लीजिए। संदीप सुन लीजिए। ये राष्ट्र के लिए सिखा पड़ा, गाली सिखाई थी, गाली सिखाई थी, गाली देने के लिए सिखाया था। संदीप जी सुनना नहीं, देश पर आपने छोड़ दिया, अपने देश के साथ आपने अपराध किया है। तो समाज सुन रहा है, मैं उसे सुनाना चाहता हूँ कि हम वो 2 चेहरे नहीं लगाते। आप भले लगाते हो कि जहाँ पर प्रदेश में शाखा क्यों नहीं लगती? संदीप त्रिपाठी सुन लेते हैं। संदीप त्रिपाठी सुन लीजिए, मुझे यश भारती के पास जाना है। जी अशोक भाई, अशोक तो ये 2 नारे, ये 2 चेहरे आपको, हमारे नहीं कोई चेहरे जी। हमारा तो एक ही चेहरा है, भारत माता की जय। भारत विश्व गुरु बने, हम सब हिंदुओं में एकता आए, देश आगे बढ़े, वही एक चेहरा है। आप राजनीति के लिए कोई भी बिलोरिया दंडवत कर सकते हैं। आप कभी कहेंगे कि जात पात पर हाथ मोहर लगेगी हाथ पर, फिर कहेंगे जाति जनगणना चाहिए,
कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये आपका विषय हो सकता है, हमारा नहीं है। इसलिए दोनों बातों का उत्तर हमने आपको दे दिया कि हम राष्ट्रनीति में भाग लेते हैं। राष्ट्र की बात जहां आएगी हम खड़े होंगे। आप हमें राजनीति से भी किससे आते हैं? देश का पहला और बताया प्रधानमंत्री होगा जिसने बताया देश के लोगों की वो ओबीसी से आता है, पहला प्रधानमंत्री होगा। ये ट्रेनिंग थी आपको, ये सिखाया था आपको। हमारे पूछने का विचार आपकी कौन सी कमी थी जिसके कारण से देश ने कहा कि आप बाहर रहिए, आप सत्ता से बाहर रहिए? नहीं तो आप ठीक है यश भारती, ठीक है संदीप त्रिपाठी, अशोक जी मैं आ रहा हूँ। यश भारती ठीक है संदीप त्रिपाठी, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। सवाल पूछा तो जवाब तो लीजिए, तब तो क्लैरिफिकेशन मिलेगा। मैं आ रहा हूँ, गोयल साहब आ रहा हूँ। वही दूसरा वाला चेहरा दिखा रहे हैं, जवाब मैंने कट टू कट पूछा, कट टू कट जवाब दे। ठीक है यश भारती अमित भाई, वैसे मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ हम उम्र में बड़े और छोटे का बात नहीं करेंगे। यहाँ तो विचारों की बात है, हम अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये अपने लोगों की बात कर रहे हैं। अशोक जी साफ सुथरा झूठ बोल रहे हैं, और जो संघ के बारे में बोलना था वो संघ के समर्थक के रूप में बैठे हैं, लेकिन बोल पूरा अनिल गोयल जी का उनके बारे में। अनिल गोयल जी को भाजपा के बारे में बोलना चाहिए था। अब देखिए, आपके पैनल में ना अनिल गोयल जी को भाजपा प्रवक्ता बना रही है, ना अशोक सिन्हा जी को आरएसएस कोई अपना प्रवक्ता घोषित किया है। दोनों लगे हुए हैं जबरदस्ती बनाए रखने में अपनी बातें। करें, ये भी उनका अंदरूनी मामला है भाई। कोई भी आके मुंह उठा के इनके बारे में, इनके संगठन के बारे में बोल सकता है। इन्हें आजादी दे के रखी है, बोले। मेरा सवाल ये है जो मैंने किया था, जिस पर अनिल गोयल जी ने सवाल दिया कि आरएसएस जो है हमारी मात्र शक्ति है, मात्र संस्था है, फिर अशोक जी ने भी उस पर हाँ में हाँ मिला दी जी। तो मोहन भागवत जी झूठे हैं जो कहते हैं हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस बात को। और यहां ये संघ समर्थक अशोक जी ये कह रहे हैं हमारा भाजपा से संबंध है। चलिए अनिल गोयल से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस बार से जवाब ले लेते हैं अनिल गोयल जी। नहीं, सुनिए अमित भाई, ये सवाल का जवाब लीजिएगा, क्योंकि उस समय पूछना था, नहीं पूछा। अब आपने और मेरे सवाल है उन सबको पूछिएगा। इनके दूसरे संघ साझा आ रहा हूं, गोयल साहब आ रहा हूं, अनिल गोयल जी मैं आ रहा हूं। यश भारती प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। यश भारती बेहतर है भैया, वैध बैठे, यश भारती प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। बैठा हुआ है, अनरजिस्टर्ड संस्था बैठी हुई है। यश भारती प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। इनके दूसरे सर संचालक रहे जो संघ का प्रमुख पदाधिकारी होता है गोलवलकर, उन्होंने कहा हिंदू कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं करेगा। और भारतीय यही संघ प्रमुख संघ समर्थक अशोक जी ने कहा हम भारत माता को मानते हैं। जिन भारत माता की पूजा करते हैं, जो मूर्ति लगाते हैं, उस पर तिरंगा नहीं होता है, और अपने आप को ये राष्ट्रवादी होने का प्रमाण दे रहे थे। अभी हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के ध्वज का सम्मान नहीं करते, राष्ट्र का क्या सम्मान करेंगे ये? दूसरी बात, जो ये कह रहे थे आरक्षण की सवाल पूछा हमारे संदीप भाई ने, तो वो जवाब दे रहे थे। मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव में पिछली बार कहा था ना कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। जब वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी कटने लगी तब बाउंस बैक किया, दूसरे तरीके की बातें करने लगे। तीसरा, जो मैंने कहा ये भ्रष्टाचार और 2 नंबर का पैसा कमाता है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के, ये दावे किसने किए? ये एक आशीष चतुर्वेदी है, विसिल ब्लोअर है, जो आरएसएस का स्वयंसेवक है। उसने जब मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल का बड़ा घोटाला हुआ, व्यापम के नाम से व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो परिवेश परीक्षा कराता है, उसके बारे में बताया, तो आरएसएस के लोग पकड़े गए, उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी पकड़े गए। और उस आशीष के लिए यह कहा गया, अशोक जी जैसे आरएसएस के लोगों ने, हमें आशीष से कोई बुराई नहीं है, आरएसएस तो भ्रष्टाचार झूठ के खिलाफ राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है यश भारती मैं आ रहा हूं। सवाल बहुत ज्यादा लंबा आपने कर दिया, एक वक्त ब्रेक का है, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। यश भारती मैं आ रहा हूं, ये डिबेट लगातार हम कंटिन्यू रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं प्राइम एजेंडा में, कहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं अमित सिंह, और प्राइम एजेंडा में आज हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे लेख पर अब सियासी बवाल बचा हुआ है। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हैं
अनिल गोयल मेरे साथ है, नेता बीजेपी हैं, संदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, यश भारती जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, और अशोक सिन्हा जी जो संघ के समर्थक हैं। अब मैं गोयल साहब के पास जाऊँ। अनिल गोयल जी, जिस तरह के गंभीर आरोप संदीप त्रिपाठी लगा रहे हैं, यश भारती कह रहे, यश आपका सवाल पूरा हो गया था मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, यश भारती को ऑडियो दीजिए। यश भारती को जी। जब इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, तो प्रमाणित तो कर दूं भ्रष्टाचारी आरएसएस को। हाँ हाँ। तो आशीष चतुर्वेदी जिन्होंने व्यापम घोटाले को उजागर किया और आरएसएस ने कहा हमारा स्वयंसेवक है, हम इसका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर उसने स्वयंसेवकों को भी पकड़वाया है तो। और वो आशीष चतुर्वेदी भोपाल में मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत के कार्यालय समीधा में जाके जब रात में सोने गया तो आधी रात में उसे लात मार के बाहर निकाल दिया आरएसएस के लोगों ने। क्यों? क्योंकि आरएसएस के भ्रष्टाचार को उजागर किया उसने, लेन देन को उजागर किया। जवाब दे इस बात पे ये कि आशीष चतुर्वेदी के साथ इन्होंने बदसलूकी नहीं की है। और वो आरएसएस ये कहता रहा आशीष, मुझे जो आरएसएस ने सिखाया गलत के खिलाफ बोलना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, राष्ट्र निर्माण की बात करना, मैं तो उसी लाइन पे चल रहा हूं। तो इन्होंने उसको आरएसएस से बाहर कर दिया, नफरत करने लगे उससे, झूठे मुकदमे लगा दिए। ठीक है, अनिल गोयल जी से जवाब, अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। अनिल गोयल, मैं अभी इन्होंने एक आरोप लगाया जी कि आरएसएस दंगों में शामिल रहती है। आप मुझे ये बताएं कि जो दंगा पार्टी है, जो दंगों के नाम से फेमस है, वो दूसरों पर आरोप लगाए, इससे ज्यादा हंसी की कोई बात नहीं हो सकती। जब तक कांग्रेस की या इनके गठबंधन की जहां जहां सरकारें होती थी, जगह जगह दंगे होते थे, जगह जगह कर्फ्यू होते थे, जगह जगह मार्शल लॉ लगते थे, और ये भी यहाँ तक होता था कि किसी खिलौने को हाथ मत लगाओ, रेडियो को हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है। तो जिन्होंने दंगों को दिल्ली के अंदर तक बढ़ा, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दंगों में धकेला, वो आदमी आज उस संस्था पर आरोप लगाते हैं जो संस्था हमेशा देश सेवा में लगी हुई है, देश के लिए काम करा जी। और मैं एक बात और, इन्होंने वेद प्रताप वैदिक जी के बारे में बोला। वेद प्रताप नहीं बोल रहे नेता, तो ये यश भारती जवाब ले लीजिए। यश भारती, आप जब बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोल रहा था। यश भारती जस्ट लेट्स टेक एन आंसर। यश भारती जवाब ले लीजिए, सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो लीजिए कि एक ही आदमी बोलता रहेगा। भाजपा क्यों देती है? इस तरह से मत बोलो। यश भारती प्लीज बहुत डिबेट में बैठना है आपको। यश भारती, मैं वेद प्रताप वैदिक जी के बारे में ये बात कर रहे थे। वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार थे, सॉरी अब तो वो स्वर्ग सुधार गए हैं। वो बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्हें किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो स्वतंत्र तौर पर पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, ये उनका अपना मामला है, या संवैधानिक जो मामला उनका मामला, इसमें आप किसी संगठन को मत घसीटो जी। दूसरा, इन्होंने कार्यालय की बात करी। जो कार्यालय हमारा बना है वो स्वयं सेवकों की खून पसीने की कमाई से बना है। हम हर साल गुरु दक्षिणा देते हैं, उसमें पैसा इकट्ठा होता है, जो पैसा संगठन में खर्च में होता है, जो पैसा बचता है, और उसके अलावा कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ करके किसी भी सरकारी संस्था से किसी भी से एक नया पैसा, एक जैसे आप सुन लो, किसी भी संस्था से एक नहीं किया। इस तरीके से ये आरोप बिल्कुल निरर्थक है, निराधार। जवाब तो ये देना चाहिए जो गोविंदाचार्य ने कहा अटल बिहारी ऐसे तो डिबेट आप भी नहीं कर पाओगे, ऐसे डिबेट तो आप भी नहीं कर पाओगे, बोलना हमें भी आता है। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, उसका जवाब अशोक सिन्हा को देना है। आप जवाब अटल बिहारी वाजपेयी में जवाब ले लेते। यश भारती जवाब दोगे क्या? आप जवाब में जवाब दोगे? पीसीआर वर्सेस जवाब दे देना, अपने नंबर पर बोल लेना, मना कौन कर रहा है? तीसरा, इन्होंने कहा कि तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है। आरएसएस ने कभी भी नहीं कहा तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से मिथ्या करेंगे, स्वीकार नहीं है। आप भाई सुन लो पहले, फिर आप बोल लेना ना, आप बोल लेना, जवाब दोगे। हर संगठन का अपना झंडा है, हर संगठन का अपना अशोक सिन्हा बैठे हैं, क्या समाजवादी पार्टी अपना झंडा नहीं है? क्या कांग्रेस अपना झंडा नहीं है? क्या बीजेपी का अपना झंडा नहीं है? हर संगठन का अपना झंडा होता है, हर संगठन का अपना ध्वज होता है। वो हमारा राष्ट्र है, वो हमारा संगठन है। आप संगठन ध्वज को राजध्वज को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आप ये जो सरकार है वो ये डिबेट का मतलब नहीं है, ये इस तरह से डिबेट नहीं होती है।
आप मैदान छोड़ के मत भागो। आप एक एक बात को ध्यान से सुनो, एक एक बात का मैं जवाब दूंगा, तथ्यपूर्वक जवाब दूंगा। मैं तथ्यपूर्वक एक एक बात का जवाब दूंगा। आप एक एक बात का जवाब ले लो, तथ्यपूर्वक ले लो। इस तरह से बीच में डिबेट ख्याल मत करो। अभी आपने आप सुन लो ना, आप मत मानो, आपको मना कौन रहा है? अरे मानेगी तो देश की जनता मानेगी। जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो लाखों लोग इस चैनल को देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है वो मानेंगे। अब बेतुकी बहस से बात थोड़ी बनेगी। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मानना तो श्रोता को मानना होता है। दूसरी, मैं बड़ा स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। और इसमें संविधान अपना काम करता है। यह कोई किसी को बचाने के लिए नहीं बैठा हुआ, यह भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। आज भ्रष्टाचारियों को, आज माफियाओं को, आज सबको जो उनको संविधान के दिखाया जा रहा है कि आज सबको रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि आप सबके रास्ते जेल में है। भ्रष्टाचार करोगे देश में नहीं रहोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो आपको आपकी जगह जेल के अंदर है। आज ये सब जो लोग परेशान हैं वो इसी चीज से परेशान है। और जहां तक बात ये कांग्रेस के तो आज भी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जमानत पर बाहर है, भ्रष्टाचारी केस में जमानत पर बाहर है। किस मुंह से भ्रष्टाचार की? ठीक है, भ्रष्टाचार की मैं संदीप त्रिपाठी के पास जा रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी के पास जा रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी स्क्रीन पर लाइए। संदीप त्रिपाठी, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस जिस तरह के नैरेटिव के बारे में बातचीत कर रही है, जयराम रमेश जी का जो एक्स पर एक उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी माइनस आरएसएस बिहार में दिक्कत हो जाएगी और इसीलिए बीजेपी अब प्लीज करने की कोशिश कर रही है? लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने आरएसएस का नाम लिया और मौके दर मौके पीएम मोदी मिलने भी गए मोहन भागवत जी से। अब मौके दर मौके ये जो तलखी है, जो रिश्तों में कड़वाहट है, वो बेहतर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बहुमत नहीं मिल पाया। शायद एहसास हो गया था कि बिना आरएसएस के नैया पार नहीं होगी। संदीप त्रिपाठी, बिहार में चुनाव है। बात आप एक बात समझिए, आज या कल या कभी आरएसएस और भाजपा के अंदर या बाहर कोई झगड़ा उगड़ा होता नहीं सर। सच्चाई यह है कि ये चाहते हैं कि पक्ष भी यही रहे और विपक्ष भी यही रहे। इनकी होशियारी, आरएसएस का जो संगठन है सर, हमने बताया 2 चेहरे वाला, ये चाहते हैं कि पक्ष भी यही रहे और विपक्ष भी रहे, तो इसलिए लड़ाई वड़ाई की नाटकबाजी कर लेते हैं। जब सवालों से बचना होगा तो नाटकबाजी कर लेंगे कि हमारी तो चल ही रही। सच्चाई यह है कि आप दारुल सफा चले जाइए, हर विधायक के आवास पर एक आरएसएस का लौंडा मिल जाएगा आपको। लगा रखा है कि इसके ऊपर निगरानी रखो, माल आ रहा है कि जा रहा है, कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। हर एक भाजपा विधायक की बात कर रहा हूं, मंत्री की तो बात जा रही थी, वहां 4-5 जासूस रखते होंगे, जासूसों का इनका बड़ा अनुभव है। अभी और एक बात, अब आरएसएस की डिबेट हो रही है तो अशोक जी जासूस लगा रखे आपने। अशोक जी सर अमित जी अभी आप मोहन भागवत जी की फोटो दिखा रहे हैं, मोदी जी की फोटो दिखा रहे हैं, उसमें इन्होंने टोपी पहन रखी है, काली टोपी। ये काली टोपी मुसोलिनी से उधार लेके आए थे सर, मुसोलिनी से उधार आई है टोपी। ये चड्ढा देख रहे हैं ना सर, चड्ढा, हाफ चड्ढा था, हम लोग कहते कहते इनको फुल पर ला दिए। ये भारत की संस्कृति का कौन सा भैया पहनावा है, जरा ये बताइए। ये हाफ शर्ट, ये भारत, कहते ना कि आप भारतीय हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, तो जरा बताइए धोतिया कम का दिक्कत थी आपको? धोती में क्या दिक्कत थी महाराज? आपको चड्ढा काहे पहनना पड़ा? ये शर्ट कैसे पहनना पड़ा? क्या मजबूरी थी? इसलिए कि आपको अंग्रेजों ने उस समय, एक मजेदार बात बताता हूं आपको, आरएसएस के गठन की बात आज कर लेता हूं। आरएसएस का गठन से समझिए कि सेवा दल, हमारे यहाँ कांग्रेस में एक सेवा दल था, सेवा दल चल रहा था। और उस सेवा दल का गठन क्यों हुआ? पहले क्या था सर कि ये सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था। जब कांग्रेस कोई आवाहन करती थी, कोई बैठक बुलाती थी या कोई रैली या प्रदर्शन करती थी, तो अंग्रेजों को पता चल जाता था, वो नेताओं को गिरफ्तार कर लेते थे और वो कार्यक्रम फेल हो जाता था। तो कांग्रेस ने सोचा कि अगर यार मुनादी हम कराते हैं या डुग्गी भिजवाते हैं जिससे लोगों को जानकारी होती, पहला यही साधन था, तो अंग्रेजों को पता चल जाता है। तो उन्होंने एक सेवा दल बनाया। उस सेवा दल के माध्यम से हम गुपचुप कार्यक्रम करने लगे कि हमारे कार्यक्रम भी हो, और वो सेवा दल लोगों तक पहुंचाता था मैसेज। सेवा दल का यही काम था। जब अंग्रेजों को लगा कि यार हम तो पता ही नहीं कर पाते, ये कांग्रेस के नेता आते हैं कार्यक्रम करके चले जाते हैं,
फिर उन्होंने एक संगठन बनाने की सोची, उन्होंने गद्दार ढूंढना शुरू किया। एक गद्दार हमारे सेवा दल का सर, एक गद्दार मिला जो इनके संस्थापक है सर, वो गद्दार निकल कर आता है सर और वो बनाता है आरएसएस। ये हुआ कि नाम भी बना रखना पड़ेगा। हमारा सेवा दल था तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक। अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं, अशोक जी जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है आपको। अशोक जी आपको जवाब देना चाहिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं संदीप त्रिपाठी डिबेट में बैठ के आप लोगों के ऊपर। संदीप जी आप कैसे आरोप लगा सकते हो? आपसे ज्यादा बड़े गद्दार कौन हो सकते हैं? आपकी पार्टी सारे लोग गद्दार भरे हुए पार्टी के अंदर, आप जिस मर्जी गद्दार कह दो। आप ये तरीका गलत है संदीप जी। आप संदीप जी किसी को गद्दार कहने हक किसने दे दिया? अगर आप गद्दार है तो उनके खिलाफ केस करें, वो कहीं उनके भ्रष्टाचार करा दो। आप हर एक को गद्दार कह देते हो। बिल्कुल कर सकता हूँ भाई संदीप जी, हम आपका सम्मान करते हैं। सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गद्दार कह दो। आपको गद्दार कहने किसने दे दिया? आप जिसको जो मर्जी कह दो, जो आपके जी माए। ऐसा नहीं चलेगा। ये डिबेट ऐसा नहीं है। किसी को गद्दार आपकी पार्टी है, गद्दार आपकी पार्टी के नेता है, आपके देश के गद्दार इस समय को गद्दार नहीं हो सकते। अगर आप गद्दारी की बात कर सकते हो तो बीजेपी कांग्रेस बैठकर बात कर ले, हम गद्दारी बात करेंगे। सबसे बड़ा देश का गद्दार कौन है? सबसे बड़े गद्दार आपको देश को टुकड़ों में आपने बांटा, हिंदू मुस्लिम में झगड़े आपने कराए। आप जैसा गद्दार कोई हो सकता है? लाखों करोड़ों लोगों को आपने मरवा दिया, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप जैसे गद्दार पूरे संसार में है। इतनी बड़ी गद्दार पार्टी है जो दूसरों में गद्दार का आरोप लगा रही है। आपने गद्दार की किसको कह दिया? जैसे जो मर्जी टीवी चैनल बैठकर बोले लो, आप गद्दारी की भाषा बोलो। गद्दार आप जो आप आज भी भ्रष्टाचार के उसमें ठीक है अशोक सिन्हा जी, अशोक सिन्हा जी किस मुंह से गद्दार है? देश को लूटने खा गए, अशोक सिन्हा खा गए, दुनिया भर का भ्रष्टाचार करके बैठे हुए और आप भ्रष्टाचार गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोग। ठीक है अशोक सिन्हा जी के पास जा रहा हूँ। अनिल गोयल साहब, ठीक है गोयल साहब, ठीक है अशोक सिन्हा जी। संदीप त्रिपाठी, भाषा देखिए, अभी तक किसी ने खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ये सब भाषा नहीं, भाषा का थोड़ा सा रखिए। हाँ अमित भाई मेरी बात आने दीजिए। हाँ मैं जो बता रहा था वो फैक्ट बता रहा हूँ सर। हमारी पार्टी से निकला हुआ गद्दार ही तो है ना सर। हमारे लिए गद्दार है। हमारी पार्टी को गद्दारी करके अंग्रेजों की दलाली के लिए उसने एक संगठन बनाया और उसके बाद हमारे यहाँ अब सुनिए, अशोक सिन्हा साहब भी तो सुन लें, उनका पक्ष भी तो सुन लें। संदीप त्रिपाठी, ठीक है संदीप त्रिपाठी आपका पक्ष सुन लिया। गोयल साहब की संघ के बारे में जवाब अशोक सिन्हा ने। गोयल साहब जस्ट होल्ड ऑन, अशोक सिन्हा जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरएसएस के संगठन के प्रमुखों को गद्दार कह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जवाब ले लें। अशोक सिन्हा जी, संदीप त्रिपाठी की बात सुनिए। गोयल साहब प्लीज, गोयल साहब जस्ट होल्ड ऑन। अशोक जी इनके बातों का मैं समझता हूँ जिस स्तर पे ये बात कर रहे हैं मैं उस स्तर पे जा नहीं सकता जी। तो मैं क्या जवाब दूं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका एक उत्तर है। अशोक जी जवाब दे रहे हैं। अनिल गोयल, अशोक जी जवाब दे रहे हैं। गोयल साहब, अगर ये बहुत बड़े देश सेवक थे तो जनता ने इन्हें बाहर क्यों किया? दोनों पार्टियों को मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम तो गद्दार थे, आप कह रहे हैं हम गद्दार थे, हम आपको यही नहीं पता है कि सेवा दल कब बना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? भारती में आ रहा हूँ। सेवा दल को इन्होंने संघ की नकल करके सेवा दल बनाया और सेवा दल को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता को बुलाया। उस कार्यकर्ता ने कहा कि ठीक है मैं निश्चित समय पे आके आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ भाषण देने वाले बहुत हैं, मगर वो जो अनुशासन है उसको जरा सिखाइए। तो जब हमारे कार्यकर्ता वहां शर्त रखी कि अगर हम गए और निर्धारित समय पे आएंगे आपके घर, उसके शिविर में हम कोई अतिरिक्त समय नहीं लेंगे और वहां कोई नाश्ता पानी हम नहीं करेंगे। तो मगर एक बात है कि अगर हमारे ट्रेनिंग देने के बाद आपको कोई कार्यकर्ता हमारे संघ में आना शुरू हो गया तो फिर मुझे दोष नहीं दीजिएगा। पर इनको समझ में आ गया कि असल में हमारे पास संदीप जी सुन लीजिए,
सेवा दल को आपने केवल झाड़ू लगाने और गली बिछाने के काम में लगाया। 1923 हम स्वयंसेवकों को 1923 देशभक्त बना करके आज प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया। मतलब झाड़ू लगाने वाला काम छोटा है, तो कोई पद दिया झाड़ू लगाने वाला यही मनुवादी विचारधारा है आपकी, यही सामंतवादी विचारधारा है, यही विचारधारा आपकी है कि झाड़ू लगाने वाला छोटा है। ये जो विचारधारा मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा है, यही आपकी पूंजी है, यही आपकी जमा पूंजी है। 1923 में बना जिहादी मत बनिए, आप जिहादी मत बनिए। कौन सी पार्टी से था? समझ गया आपका संस्थापक किस पार्टी से था? कितना कांग्रेस ने आपको भेजा है प्रवक्ता बना के? आपका हमारे आपने ये संस्थापक लगाया पार्टी कि से था? था प्रवक्ता नहीं, तो मैं बता दूं संघ में कोई प्रवक्ता पद ही नहीं। हम संघ पार्टी से था? संघ के संसेवक, हमको यहाँ इस चैनल ने संघ के संसेवक के नाते बुलाया। प्रवक्ता के मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि मैं प्रवक्ता हूँ, क्योंकि प्रवक्ता कोई पद हमारे संघ में होता ही नहीं। तो संदीप जी, आप जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वह आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपने बहुत सी बातें कही, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, ये सुरेश गोयल जी ने भी किया, हम भी कह रहे हैं। बिहार में एक पत्रकार ने हमारे मोहन भागवत जी से एक प्रश्न किया था कि क्या बात है कि जो लोग आरक्षण पा रहे हैं और आरक्षण पाने के बाद भी बहुत सा बड़ा वर्ग है जिसको भी कुछ मिलता ही नहीं, तो कुछ ही लोग उसका लाभ ले रहे हैं। इसके जवाब में मोहन भागवत जी ने कहा था कि इसका पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, न कि आरक्षण की समीक्षा, पुनर्समीक्षा की बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर गड़बड़ी है, आरक्षण मिलने में कुछ ही को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है, तो उसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। अब इनको ये बात उसकी जानकारी नहीं है, ये अखबार में पढ़ करके उसके विवेचना कर रहे हैं कि संघ आरक्षण के खिलाफ है, संघ आरक्षण के खिलाफ नहीं है। जहां तक पैसे की बात है तो संघ एक स्वावलंबी संगठन है, वो किसी से चंदा नहीं मांगता। संघ के संसेवक ही जो पैसा खर्च करते हैं अपने पास से, गुरु दक्षिणा देते हैं, उससे संघ का संगठन चलता है। आज तक अशोक जी, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। अमित भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, बात आ जाए प्लीज, बहुत जरूरी ठीक है। बात। संदीप त्रिपाठी बोलिए, बोलिए। 40 सेकंड सर, 40 सेकंड बोलिए जी। बस 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 देखिए सर, जो सेवा दल की बात कर रहा हूं 1923 में बना, और उसको बनाने वाले थे डॉक्टर NS हार्डिकार। और ये आरएसएस जिन्होंने बनाई सर, ये उन्हीं के चेले थे जिनका नाम ले रहा हूं मैं, और उन्हीं के यहाँ के रहने वाले थे। जहां के वो रहने वाले थे वहीं के भी रहने वाले थे। मतलब चेलागिरी की सिखा पढ़ा और फिर अंग्रेजों से जाके मिल गया सा, तो गद्दार नहीं कहेंगे। आपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक बनाया था। चलिए ठीक है संदीप त्रिपाठी, ज्यादा वक्त नहीं है। यश भारती, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। संदीप जी, वक्त नहीं है। यश भारती, क्लोजिंग कमेंट। संदीप त्रिपाठी, यश भारती क्लोजिंग कमेंट। यश भारती जस्ट 1 मिनट टू। भाई आप हमें 1 मिनट भी मत दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा समय तो आपने बीजेपी और आरएसएस को ही दे दिया है। 1 मिनट लीजिए यश भारती लीजिए। मैंने जो सवाल पूछे उसका जवाब अनिल जी ने नहीं दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी मुखौटा हैं, ये आरएसएस का संघी गोविंदाचार्य बोल रहा था। तो क्या आरएसएस ने उसके लिए बात की, क्या उसने बीजेपी के लिए बात की? उसका कोई जवाब अनिल जी ने दिया। संघ संघ संघ, ऐसा लग रहा था कि अनिल जी संघ के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी की बात ही नहीं करना चाहते। दूसरी बात, अभी अशोक जी के लिए सवाल है, जब भी आप जवाब लेना चाहें ले लीजिएगा। अंग्रेज अफसर अपने आगे उपाधि के रूप में सर लगाता था, और इनके सर संघ चालक जो प्रमुख होते हैं वो सर की उपाधि लिए बैठे हैं। ये अंग्रेजों के साथी थे, अंग्रेजों जी को अनुशासन। अरे क्या लॉजिक, यश भारती, ये क्या लॉजिक है? एकदम सही सर। सर का क्या अर्थ है? सर का क्या अर्थ शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। प्राइम एजेंडा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम आए। संदीप त्रिपाठी आपका बहुत शुक्रिया। यश भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देखिए, बीजेपी आरएसएस से इस तरह से जुड़ी है क्योंकि जो बीजेपी है आरएसएस का अनुषंगिक एक संगठन है, जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंक टैंक है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस का प्रभाव पार्टी पर जरूर रहेगा। चुनाव करीब है, बहुत मुमकिन है, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं और लेख भी लिख रहे हैं। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।